So hello friends, AG this side. You are all welcome to my channel Study with AG. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं NCERT केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ हमारे जो सीरीज़ नए स्टार्ट किए हम लोग उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो इसका जो NCERT में लिखा हुआ है आज हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसको डिस्कस भी कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और जल्दी ही निपटा भी देंगे हम लोग इस चैप्टर को भी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। In this unit, we will study the historical development of the periodic table as it stands today and the modern periodic law. We will also learn how the periodic classification follows as a logical consequences of the electronic configuration of atoms. Finally, we shall examine some of the periodic trends in physical and chemical properties of the elements. तो ये सारा कुछ जो मतलब हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो we will understand the logical consequences of the electronic configuration. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का देने का जो कारण है वो सारे कुछ हम लोग समझेंगे, मतलब उसका जो कंसिक्वेंसेस है उसके देने के बाद क्या क्या हम लोग से मतलब डिसाइफर कर सकेंगे उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ओके, सो वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। तो क्या ज़रूरत पड़ गया हम लोग क्लासीफाई एलिमेंट्स करने के लिए, मतलब एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए कि वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। सो वी नो बाय नाउ दैट द एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वे नोन। तो इसको भी पहले याद रखना क्योंकि ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कभी कभी। 1800 में जब पहले बार हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने के लिए मतलब सोचे थे तब 31 एलिमेंट्स वे नोन। बाय 1865 में वो नंबर डबल हो गया था, मोर देन डबल हो गया था, तो वो 63 हो गया था। एट प्रेजेंट अभी तक कितना 114, तो 114 से ज़्यादा है, लेकिन 118, 19, 20 है, लेकिन उससे सब मतलब मैन मेड्स है ज़्यादातर, और वो सब ज़्यादातर मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा देर के लिए, बहुत ही नैनो सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो 114 एलिमेंट्स आर नोन। ओके, सो NCERT का डाटा को ही याद रखना है। ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर मैन मेड। जो मैंने कहा कि मैन मेड होते हैं वो अभी के जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं। एफर्ट्स टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यूइंग। विद सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स एंड देयर इनन्यूमरेबल कंपाउंड्स ऑफ इंडिविजुअली। सो इतना जो सारे एलिमेंट्स है, जैसे 114 एलिमेंट्स, तो इन सारों को तो एक एक करके हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो इन लोगों को क्या करना है, हम लोग को एक मतलब अच्छा से ग्रुप या पीरियड में हम लोग को इसको डिवाइड कर लेना है, ताकि मतलब जिसका प्रॉपर्टीज अगर कुछ सिमिलर, कुछ हद तक अगर सिमिलर रहा तो हम लोग प्रॉपर्टीज उसको रिलेट कर पाएँ, को रिलेट कर पाएँ। To ease out this problem, scientists search for a systematic way to organize their knowledge by classifying the elements. Not only that, it would rationalize known chemical facts about elements, but even predict new ones for undertaking further study. So, अगर कुछ नया मतलब प्रॉपर्टीज के दौरान अगर हम लोग कुछ पता चलता है कि नया भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कि हाँ मतलब इसका जो मतलब यहाँ पे जो डेंसिटी का सपोज ऑर्डर है कि इस डेंसिटी के बीच में भी कुछ और एक एलिमेंट्स आ सकता है, तो हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि नया कोई एलिमेंट्स आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मेंडलीव ने किया था, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल आर द कंसीक्वेंस ऑफ सिस्टमेटाइजिंग द नॉलेज गेन्ड बाय अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स थ्रू देयर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। द जर्मन केमिस्ट जोहान डोबर्नियर इन अर्ली 1800s was the first to consider the idea of trends among periods properties of elements। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जर्मन केमिस्ट जोहान डोबर्नियर, तो अगर बोलता है कि कोई कौन फर्स्ट स्टार्ट किया था इसको क्लासिफाई करने का जो आइडिया है उसको कौन फर्स्ट लाया था, तो उसके बारे में अगर कहा जाता है तो उसको रखेंगे हम लोग जोहान डोबर्नियर, जो जर्मन केमिस्ट थे। तो ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, लेकिन हाँ जेईई मेंस के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास है नहीं। ठीक है, फिर कंसिडर द आइडिया ऑफ ट्रेंड्स अमंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। बाय 1829 ही नोटेड अ सिमिलैरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था 3 एलिमेंट्स को लेके उन्होंने एक मतलब ऐसा लगाया था कि हाँ इसका दोनों का जो मतलब साइड दोनों का जो एटॉमिक मास है, वो मिडिल का जो एटॉमिक मास है उसका मतलब साइड का अगर दोनों का एवरेज ले लेंगे, सपोज इसका अगर हम सपोज बोल रहे हैं इसका अगर 10 हुआ और इसका अगर 30 हुआ, तो मतलब बीच वाला का 20 होगा, मतलब ऐसे कुछ आइडिया लगाए थे उन लोग। तो ये मतलब मैंने ऐसे ही डाटा लिया, तो डाटा जो है वो यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है बाद में, तो हम लोग उसको देख लेते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय 1829 ही नोटेड अ सिमिलैरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप्स, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ हद तक सिमिलैरिटी उन्होंने ढूंढा था जो ट्राइड्स मतलब वो बनाए थे। तो इन ईच केस ही नोटिस दैट द मिडिल एलिमेंट्स ऑफ ईच ट्राइड हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट द हाफ वे, मतलब मैंने जो कहा अभी कि दोनों मतलब साइड का जो दोनों का एटॉमिक वेट है वो दोनों का अगर एवरेज लेंगे तो बीच वाला का आसपास आता है, मतलब ऐसा नहीं कि बीच वाला का एकदम हूबहू वही आ जाएगा, ऐसा नहीं है, मतलब एवरेज में आएगा, ठीक है, मतलब आसपास आएगा। अगर मतलब 25 हुआ बीच वाला का तो 25.6 या 26 ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ यहाँ पे, जे ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर टू मेंबर्स। सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो भी दोनों के बीच में लाई करता है, मतलब दोनों जो प्रॉपर्टीज है, सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट के बीच में उसका बॉइलिंग पॉइंट लाई करेगा, ऐसा टाइप का ट्रेंड्स देखा गया था। Since Daubernet's relationship referred to the law of triad seemed to work only for few elements, it was dismissed as a coincidence. So कुछ हद तक मतलब ये बहुत ज़्यादा तो काम नहीं किया, मतलब बहुत कम एलिमेंट्स के लिए काम कर रहा था, तो इसीलिए इसको एक कोइंसिडेंस, मेयर कोइंसिडेंस सोच के लोग इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ओके, फिर जो आता है, द नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वाज मेड बाय whom? It was made by a French geologist. तो सोच सकते हो कि जियोलॉजिस्ट लोग भी यहाँ पे काम कर रहे थे, तो जियोलॉजिस्ट दैट इज AEB डी चेंकोर्टॉयस। ये नाम भी बहुत याद रखने का है, मतलब ऐसे भी नहीं कि याद रखना ही है, लेकिन हाँ याद रखोगे तो अच्छा है, मतलब और कुछ नहीं। He arranged in then known elements in order of increasing atomic weights and made a cylindrical table. तो उन्होंने क्या किया था, एक सिलिंड्रिकल टेबल फॉर्मेट में। तो ऐसा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि किसने सिलिंड्रिकल टेबल फॉर्मेट में अरेंज किया था पीरियोडिक, मतलब सॉरी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स को किन्होंने सिलिंड्रिकल टेबल में अरेंज किया था, उनका अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे AEB डी चेंकोर्टॉयस का नाम आता है, ठीक है। फिर टू डिस्प्ले द पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज। सो सिलिंड्रिकल में जैसे आप समझ सकते हो कि अगर ये सिलेंडर है कोई भी, हम जैसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करके घूम के आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या शो करेंगे कि हाँ ये रिकर कर रहा है, मतलब ये चीज़ फिर से ऐसे स्पाइरल पाथ में इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा उसका और इसका प्रॉपर्टी सेम आएगा, फिर इसके नीचे जो आएगा उसका और इसका प्रॉपर्टी सेम आएगा। तो ऐसे टाइप का सिलिंड्रिकल ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया था। उसके बाद क्या गया था, द पीरियोडिक, दिस इज ऑल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन, तो ये भी ज्यादा कुछ मतलब फेमस हुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद द इंग्लिश केमिस्ट, इसके बाद फिर से एक केमिस्ट आए, उनका नाम था जोहन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। तो उन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था उन्होंने। सो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स एंड नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट। सो 8th एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, लाइक दैट ऑफ, मतलब हम लोग को पता है सा रे गामा पा धा नी, फिर से सा आ जाता है, तो वो सा फिर से मतलब फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल कर रहा है, मतलब 8th एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल द प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा हुआ था। तो द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 8th note of that resembles the first in octaves of music. So Newland's law of octaves seemed to be true only for elements up to calcium. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ तक ये वैलिड था, तो ये कैल्शियम तक वैलिड था। कैल्शियम का मतलब जहाँ तक ये होता है वहाँ तक इसका वैलिडिटी था। तो इसका जो एटॉमिक मास अगर पूछता है कि कितना एटॉमिक मास तक वैलिड, तो ये 40, और अगर एटॉमिक नंबर पूछता है तो 20, ठीक है। सो ऑल्दो हिज आइडिया वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, ही फॉर हिज वर्क वाज लेटर अवॉर्डेड द डेवी मेडल इन 1887 बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। सो पहले मतलब उसका काम को उतना ज्यादा मतलब भाव नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में उसको मतलब उसके लिए मेडल मिला था, उसके वर्क के लिए डेवी मेडल तो मिला था, ठीक है। फिर द पीरियोडिक लॉ एज वी नो इट टुडे ओज इट्स डेवलपमेंट टू द रशियन केमिस्ट डायमिट्री मेंडेलीव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंडेलीव ने इसको मतलब ज्यादातर शुरू किया था। तो वो कौन थे, वो रशियन केमिस्ट थे। एंड द जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर भी उनको मतलब साथ दिए थे। लेकिन हाँ ये बात है कि दोनों ने मतलब अर्थ के दोनों जगह से मतलब परफॉर्मेंस किया, मतलब वो दोनों परफॉर्म किए थे ये एक्सपेरिमेंट को, लेकिन ऐसा हुआ कि दोनों का ना सेम आ गया। तो ये चीज़ बहुत ही कोइंसिडेंस था कि ये लोग मतलब एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन हाँ इन लोग दोनों का जो काम था वो सेम काम था। तो बाद में देखा गया कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली, सो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वो लोग दोनों अपने से काम कर रहे थे, कोई एक दूसरे को जानते नहीं थे। बोथ द केमिस्ट्री इन 1869 proposed that on arranging elements in the increasing order of their atomic weights, similarities appear in physical and chemical properties at regular intervals. So जब उसको एटॉमिक वेट्स के मतलब अकॉर्डिंगली सजाया गया, तब वहां पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर इंटरवल में सिमिलैरिटी देखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है लोथर मेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट एंड ऑब्टेन्ड अ पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न। सो पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न वो देख पाए। अनलाइक न्यूलैंड्स, लोथर मेयर ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन लेंथ ऑफ दैट रिपीटिंग पैटर्न। तो यहाँ पे जो न्यूलैंड किए थे कि 8 के बाद फिर से, 8 के बाद फिर से, मतलब
8 जो है वो फर्स्ट को रिजेंबल कर रहा है ऐसे। तो वो यहाँ पे लोथर मेयर जो है वो नहीं ऑब्जर्व किए, वो ऑब्जर्व किए कि हाँ मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं है कि 8 के बाद फिर से मतलब 7 के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट को रिजेंबल करेगा, ऐसे नहीं था। वो देख रहे थे कि हाँ मतलब ये जो पैटर्न ये चेंज हो रहा है, ये नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट्स चेंज हो रहा है जिसके बाद वो रिपीट कर रहा है। तो लोथर मेयर का यही जो प्लस पॉइंट था कि ऑब्जर्व द चेंज इन लेंथ ऑफ दैट रिपीटिंग पैटर्न। बाय 1868 क्या हुआ, लोथर मेयर हैड डेवलप्ड अ टेबल ऑफ elements that closely resemble the modern periodic table. However, his work was not published until after the work of Dmitry Mendeleev, the scientist who is generally credited with the development of modern periodic table. तो किसको क्रेडिट दिया जाता था? मेंडलीव को दिया जाता था इसके लिए। While Daubeney initiated the study of periodic relationship, Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for the first time. तो किन्होंने फर्स्ट टाइम जो periodic law को वो पब्लिश किया था उनका नाम है मेंडलीव। तो यहाँ पे आप लोग सोचो कि हाँ मतलब मेंडलीव ने तो काम किया ही है, लेकिन उसके साथ तो लोथर मेयर ने भी काम किया था। तो लोथर मेयर को क्यों उसका मतलब क्रेडिट नहीं मिला, तो उसके बारे में भी एनसीईआरटी ने लिखा है कि मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स ऑफ टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइड द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। मतलब जो अभी का आइडिया है कुछ हद तक सिमिलर आइडिया वैसे ही है, क्योंकि हम लोग को तो अभी का पीरियोडिक टेबल पता ही है कि कैसे अरेंज रहता है, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस में रहता है। लेकिन हाँ मास भी उसका मतलब अकॉर्डिंगली सज जाता है, ऐसा नहीं कि मास कुछ अलग का प्रॉपर्टी दिखाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ उन्होंने मास को पकड़ा था। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो मेंडलीव का ये स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश किए थे उन्होंने। The Mendeleev system of classifying elements was more elaborate than that of Lothar Meyer। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मेंडलीव का जो काम है वो ज्यादा हद तक और डिटेल्ड काम था एज कंपेयर टू लोथर मेयर। तो इसीलिए he fully recognized the significance of periodicity and used broader range of physical and chemical properties to classify the elements. In particular, Mendeleev relied on the similarities in the empirical formula and properties of the compound formed by the elements. He realized that some of the elements did not fit with his scheme of classification in order of atomic weight was strictly followed। मतलब जब उनका एटॉमिक वेट का जो मतलब वो उनका जो ये था स्कीम था, मतलब वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंगली उसको मतलब सजाएंगे, तो तब कुछ एलिमेंट्स मतलब वहां पे भी वो लोग ये करने लगे, मतलब एक्सेप्शन शो करने लगे कि हाँ मतलब उनका फिट नहीं बैठ रहा था उतना खास, मतलब उसका अच्छा से प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो तब क्या किया उन्होंने हम लोग जैसा स्मार्टनेस दिखाया कि हाँ ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, और क्या थिंकिंग दैट एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट। मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अगर किसी में आ जाए तो बस और क्या चाहिए कि कैलकुलेशन में शायद कुछ गलती हुआ होगा, मेरा तो रूल सही है, मतलब एटॉमिक वेट का ऑर्डर में ही हम सजाएंगे, हाँ मेरा शायद कोई कैलकुलेशन में गलती हुआ होगा इसीलिए उसका ऐसा आया होगा, लेकिन ऐसा में आना तो चाहिए ऐसा ही, ऐसा टाइप का मतलब उनका एटीट्यूड था। तो मैं इसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था उनका। इसका बारे में आप नेक्स्ट में भी देख पाएंगे कि उनका कॉन्फिडेंस का जो मतलब प्रमाण वो आपको नेक्स्ट इसमें भी मिलेगा। एंड प्लेस द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। ओके तो सिमिलर प्रॉपर्टीज का जो एलिमेंट्स है उनको एक साथ रख दिए कि हाँ भाई भाड़ में जाए उसका एटॉमिक मास, वो शायद मतलब कुछ गलती हुआ होगा मेरे से कि एटॉमिक मास मैंने कुछ गलत निकाल दिया होगा, लेकिन उनका जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर रहा होगा, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने सजा दिया। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट देन ऑफ दैट ऑफ टेलुरियम। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या एग्जाम्पल था जहां पे मेंडलीव ने कुछ मतलब ये किया, उनका पीरियोडिक टेबल में थोड़ा इधर उधर कर दिया ऐसा टाइप का। आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टेलुरियम वाज प्लेस्ड इन ग्रुप 7, जहां पे टेलुरियम कहां पे था 6 में था, ग्रुप 6 में था, लेकिन उनको आयोडीन का एटॉमिक वेट था टेलुरियम से कम, फिर भी उन्होंने उसको ग्रुप 7 में रखा क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सारा कुछ आयोडीन के प्रॉपर्टीज के साथ रिजेंबल कर रहा था और उन्होंने उनको सारे कुछ को ग्रुप 7 में रखा था। एट द सेम टाइम कीपिंग हिज प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप, ही प्रपोज्ड दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स वेर स्टिल अनडिस्कवर्ड। तो इन्होंने यहाँ पे फिर से एक बार कॉन्फिडेंस का प्रमाण दिया कि हाँ उन्होंने कहा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज का कुछ एलिमेंट्स तो मिसिंग लग रहा है, मतलब सारे एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, मतलब therefore he left several gaps in the टेबल। तो उन्होंने बहुत सारे गैप्स छोड़ दिए इन टेबल में। फॉर एग्जांपल बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वर अननोन एट द टाइम व्हेन मेंडलीव पब्लिश्ड हिज पीरियोडिक टेबल। जब मेंडलीव ने वो पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया था तब गैलियम और जर्मेनियम को कोई जानता तक नहीं था, तो तब उन्होंने क्या किया था, उन दोनों के लिए जगह छोड़ दिया था और उनका क्या नाम दिया था, ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड अ गैप अंडर सिलिकॉन। तो एल्यूमिनियम के नीचे एक गैप छोड़ा और सिलिकॉन के नीचे एक गैप छोड़ा, जिसका नाम उन्होंने दिया एका एल्यूमिनियम। मतलब ये बाद में क्या हो गया था, एका एल्यूमिनियम बाद में क्या हो गया था,
एका एल्यूमिनियम बाद में गैलियम हो गया था, और एका जो सिलिकॉन है वो बाद में जर्मेनियम हो गया था। इसके बारे में हम लोग देखते हैं नीचे। और एका सिलिकॉन क्या हो गया था, बाद में जर्मेनियम हो गया था। तो मेंडली प्रेडिक्टेड नॉट ओनली द एक्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम बट आल्सो डिस्कवर्ड सम ऑफ देयर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कुछ उन्होंने जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसका डिस्कवर कर दिए थे। दिस एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लेटर। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज प्रेडिक्टेड बाय मेंडली फॉर दिस एलिमेंट्स एंड दोस फाउंड एक्सपेरिमेंटली आर लिस्टेड इन टेबल 3.3। तो टेबल 3.3 में वो सारे लिस्टेड हैं। तो एक बात देख लेते हैं, एटॉमिक वेट जो एल्यूमिनियम का प्रेडिक्ट किया गया था वो 68 था, और गैलियम को जो फाउंड आउट किया गया था वो 70 था। एका सिलिकॉन का जो प्रेडिक्ट किया था वो 72.6, और यहाँ पे डेंसिटी जो था वो 5.6 या निकला जो 5.9, और जो निकला था वो 5.94। मतलब कितना हद तक प्रिसाइज था, सोचिए आप। 5.9 तक उन्होंने गेस कर दिया था, लेकिन हाँ 5.94 आया। 5.5 उन्होंने गेस किया था एका सिलिकॉन, मतलब जर्मेनियम के लिए उन्होंने गेस किया था 5.5, और वो आया था 5.36। तो ये मेरा मतलब, मैं ये चीज़ मेरा बोलना नहीं चाहिए कि गेस किए थे, मतलब उन्होंने कुछ कैलकुलेशन लगा के ही उन सारे कुछ निकाले थे, तो इसीलिए इतना हद तक वो सही बैठ रहा है इसमें। और मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने बताया था कि एका एल्यूमिनियम का लो होगा, तो हाँ 302.93, मतलब कितना होता है 273, यहाँ से माइनस कर दीजिए इतना डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हाँ लो ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद एका सिलिकॉन का उन्होंने कहा था हाई होगा, तो हाँ हाई ही है, 1231 बहुत ज़्यादा होता है। फिर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड उन्होंने कहा था E2O3 होगा, तो हाँ Ga2O3 बैठा, और इसमें भी EO2 बताए थे, तो ये GeO2 ही बना। फिर क्लोराइड का भी ECl3 बनाए थे, और ये GaCl3 बना, ECl4 बनाए थे, ये GeCl4 बनाए थे। तो ये सारा कुछ मतलब डेटा वाइज ये दिया हुआ है, तो इस सारे चीज़ हम लोग को याद रहना चाहिए कि एका एल्यूमिनियम मतलब गैलियम, और एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। तो ये चीज हम लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो एक बार एक काम कर सकते हैं, एका एल्यूमिनियम लास्ट में IUM है, एका एल्यूमिनियम। तो गैलियम और एल्यूमिनियम हम लोग को अभी का पता है कि अभी का जो रहता है उसमें गैलियम एल्यूमिनियम रहता है। तो ये कैसा रहता है, ये रहता है। तो यहाँ पे जो रहता है ये वाला में हम लोग पता चल जाएगा कि गैलियम एल्यूमिनियम के बाद ही आता है, तो ये वाला सही है। फिर यहाँ पे भी हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे में यहाँ पे भी देख लीजिए सिलिकॉन के बाद ही जर्मेनियम आता है, तो यही चीज उन्होंने मतलब सोच के बनाया था, ठीक है। फिर these elements were discovered later, some of the properties predicted by Mendeleev for the elements and those found experimentally are listed। तो ये तो बोल दिया मैंने। The boldness of Mendeleev's quantitative prediction and their eventual success made him and his periodic table famous। तो ये जो सारा उनका कॉन्फिडेंस है, इसी ने उनको मतलब ज़्यादा फेमस बना दिया। तो ये चीज़ हम लोग का मतलब लाइफ में भी लेसन लेना चाहिए कि हाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप रखना चाहिए। हाँ ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है कि उन्होंने ऐसे कर दिया था कि मतलब इग्नोर कर दिया था कि हाँ एटॉमिक वेट में शायद कुछ गलती निकला होगा, लेकिन मेरा रूल तो सही है। तो इसी के लिए उनका मतलब बाद में रूल फेल भी हुआ था। मतलब जो उनका ही स्टूडेंट शायद थे, उनका ही शायद स्टूडेंट थे जो नया मतलब पीरियोडिक टेबल निकाले थे। तो वही मतलब चीज़ है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पीरियोडिक सिस्टम ऑफ द एलिमेंट्स, ये तो उनका जो मतलब बनाया हुआ था वही दिया हुआ है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पब्लिश्ड अर्लियर, तो अर्लियर जो पब्लिश किया था। तो ये चीज़ मतलब हाँ ठीक है, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो हम लोग देखते हैं अभी का पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वी मस्ट बियर इन माइंड दैट व्हेन मेंडलीव डेवलप्ड हिज पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट न्यू नथिंग अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाउएवर द बिगिनिंग ऑफ 20th century witnessed profound development in theories about subatomic particles। In 1913, the English physicist Henry Moseley observed regularities in characteristic X-ray spectra of the element। तो जब हम लोग फिजिक्स में भी आप लोग एक्सरे जब पढ़ते होंगे तो उस टॉपिक में भी हम लोग देखते हैं कि हाँ हेनरी मूजलेज लॉ एक आता है, मूजलेज कांस्टेंट भी आता है एक। तो अ प्लॉट ऑफ रूट अंडर न्यू वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर z gave a straight line and not a plot and not the plot of root न्यू वर्सेस एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक नंबर के साथ जो रूट न्यू का वो है वो एक स्ट्रेट लाइन दिया, लेकिन एटॉमिक मास के साथ वो रूट न्यू मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो रूट न्यू के साथ जो ये है वो एटॉमिक मास के साथ स्ट्रेट लाइन नहीं दिया। तो ही देयरबाय शोड दैट एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट इज एटॉमिक मास। तो मतलब एटॉमिक मास से ज्यादा कौन फंडामेंटल है, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल लिखा हुआ है उस चीज को आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि रूट अंडर न्यू इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एटॉमिक नंबर z। तो ये ऐसे कुछ याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद जो दिया हुआ है क्या है, द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज देयरफॉर अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड। दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड कैन बी स्टेटेड एज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग कि पीरियोडिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स के अलॉन्ग वो है पीरियोडिक फंक्शंस जो है उनका डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर उसका द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनालॉजीज अमंग द 94 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। तो नेचुरली ऑकरिंग कितना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 94 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है, ठीक है।
Neptunium and plutonium like actinium and protoactinium are also found in pitch blende and ore of uranium. तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम like actinium and प्रोटोएक्टिनियम, तो ये सारा कुछ कहाँ पे मिलता है? पिच ब्लेंड में मिलता है, जो है एक ओर ऑफ यूरेनियम. सो इट इज stimulated renewed interest in inorganic chemistry and has carried out into the present with the creation of artificially produced short-lived elements. You may recall that the atomic number is equal to the nuclear charge, that is number of protons or the number of electrons in a neutral atom. It is the easy to visualize the significance of quantum number. तो ये सारा कुछ है क्या कि ये मतलब क्या एग्जिस्टेंस इसका क्यों है, मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो यही सारा कुछ कि सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स. In fact, it is now recognized that the periodic law is essentially the consequence of the periodic variation in elemental electronic configuration. मतलब periodic law जो है वो the consequence है periodic variations का electronic configuration. मतलब यहाँ पे आप लोग पहले जो electronic configuration के बारे में पढ़े थे atomic structure में, तो उसका जो electronic configuration का जो variation है उसी के कारण periodic law का मतलब सृष्टि हुआ है, मतलब आप लोग कह सकते हैं इसीलिए उसका जन्म हुआ है. ठीक है, which indeed determine the physical and chemical properties of element and their compound. मतलब इसके कारण हम लोग determine कर सकते हैं क्या physical and chemical properties of the element or okay and their compounds. तो इसके बाद जो है numerous form of periodic table have been revised from time to time. Some forms emphasizes chemical reaction and valence, whereas others stress the electronic configuration of elements. So a modern version, the so-called long form of the periodic table of the elements, is the most convenient and widely used. तो यही जो है अभी long form वाला जो वो ज़्यादातर use कर लेते हैं हम लोग. तो the horizontal rows which are called series by Mendeleev are now called as periods, and the vertical columns are called as group. Elements having similar outer electronic configuration in their atoms are arranged in vertical columns referred to as groups or families. तो हम लोग ग्रुप को कैसे याद रखते हैं? G को ऐसे लिख लेते हैं ग्रुप, मतलब ये जो है ये कलम है, मतलब ये नीचे वाला साइड जो कलम होता है वो, और पीरियड को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि वो रो जैसा होता है. तो ये P है, P में आप ऐसे करके लिख लेंगे तो ये रो बन जाएगा. तो पीरियड क्या है? रो है. ठीक है, फिर उसके बाद एलिमेंट्स, ये सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक्स है. एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन द वर्टिकल कॉलम्स रेफर्ड टू एज ग्रुप्स और फैमिलीज. तो ये तो बता दिया. अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC, the groups are numbered from 1 to 18, replacing the older notation of 1A, 4A, 7A, मतलब 7A, 8, 1B. ये सारा कुछ मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैं काटा तो नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको ये सिर्फ याद रखना है कि पहले जो यूज़ करते थे 1A, 2A मतलब रोमान में यूज़ करते थे, तो अभी उसको याद नहीं करते हम लोग 1 से 18 तक ऐसे लिखते हैं. There are altogether 7 periods, तो 7 periods होते हैं. The period number corresponds to the highest principal quantum number n of the elements of the periodic table. The first period contains 2 elements. The subsequent periods consist of 8, 8, 18, 18, 32 elements. तो ये सारे को हम लोग मैजिक नंबर्स बोलते हैं कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे जो होता है मतलब कंटिन्यू होता है. तो ये सारा कुछ को हम लोग क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर बोलते हैं. द 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट. तो यहाँ से क्वेश्चन आया है एक बार कि 7th पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट रहता है, और जो 6th पीरियड है उसमें क्या है? थियोरेटिकल वुड हैव मैक्सिमम on the basis of quantum numbers of 32 elements. तो 6 जो पीरियड है उसमें 32 elements होना चाहिए. In the form of periodic table, 14 elements of both 6 and 7 are placed in separate panel at the bottom. तो वो तो हम लोग देखते ही हैं कि जो D ब्लॉक भी हम लोग पढ़ते हैं, D नहीं सॉरी F ब्लॉक, जो नीचे में कुछ लिखा रहता है. तो वो नीचे क्या लिखा रहता है? वो 6 और 7 जो ग्रुप है उसका जो 6 और 7 जो पीरियड है उसका जो नीचे लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स वो अलग से लिखा रहता है पीरियड टेबल में, ताकि पीरियोडिक टेबल का जो शेप है वो बिगड़ ना जाए. फिर उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से नीट में एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2020 में क्वेश्चन आया था, सॉरी 2020 में क्वेश्न आया था कि 100 से ज़्यादा अगर एटॉमिक नंबर है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करें. द नेमिंग ऑफ द एलिमेंट्स हैड बीन ट्रेडिशनली प्रिविलेज ऑफ द डिस्कवरर. तो जो डिस्कवर करते हैं उसके ऊपर ही रख दिया जाता है ज़्यादातर, एंड द सजेस्टेड नेम वॉज रैटिफाइड बाय द IUPAC. इन रिसेंट ईयर दिस हैज लेड टू सम कॉन्ट्रोवर्सी. तो कुछ मतलब अभी का समय में क्या होता है, कुछ कंट्रोवर्सी तो हमेशा ही लगे रहता है. तो इस चीज़ में भी कंट्रोवर्सी मतलब हो जाता है क्रिएट कि किसने पहले डिस्कवर किया. तो द न्यू एलिमेंट विथ वेरी हाई एटॉमिक नंबर आर सो अनस्टेबल दैट ओनली minute quantities, sometimes only a few atoms of there are obtained. So बहुत ही कम अमाउंट में वो मतलब ये होता है. Their synthesis and characterization therefore require क्या लिखा है, हाँ, हाईली सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली इक्विपमेंट्स एंड लैबोरेटरी. सच वर्क इज कैरिड आउट विद ए कम्पिटिटिव स्पिरिट. क्योंकि ज्यादातर पैसा मतलब यहाँ पे लगता है तो कॉस्टली इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, लैबोरेटरी यूज करते हैं, तो कम्पिटिटिव स्पिरिट तो रहता है, मतलब हमेशा हम लोग को कम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, फिर ओनली इन सम लैबोरेटरीज इन द वर्ल्ड. सो साइंटिस्ट बिफोर कलेक्टिंग द रिलायबल डेटा ऑन द न्यू एलिमेंट्स एट टाइम गेट टेम्प्टेड टू क्लेम फॉर इट्स डिस्कवरीज. मतलब वो ज्यादातर मतलब डेटा कलेक्ट करने से पहले क्या करते हैं कि हाँ मैंने डिस्कवर किया, इसके लिए वो लोग मतलब पहले से क्लेम करने लगते हैं. तो फॉर
For example, both American and Soviet scientists claimed credit for discovering elements 104. The Americans named it Rutherfordium, whereas Soviet named it Kucheretovium. So to avoid such problems, in IUPAC has made recommendation that until a new element's discovery is approved and its name is officially recognized, systematic nomenclature be derived directly from the atomic number of the element using the numeral roots for 0 and number 1 to 9. तो ये तो बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छा बात है कि IUPAC ने फिर से क्या किया, सुप्रीम कोर्ट जैसा काम किया कि हाँ मैं यहाँ पे इस कंट्रोवर्सी को मिटाऊंगा. तो उन्होंने क्या किया कि 0 से 9 तक उन्होंने अल्फाबेट मतलब जो नंबर्स हैं उनका एक नाम रख दिया कि उस नाम के अकॉर्डिंगली ही इसका नाम दिया जाएगा अनटिल एंड अनलेस उसको जो मतलब जिसने बनाया है उसको प्रूव कर दे. तो इसका जो नाम दिया जाता है उसका क्या लगता है हम लोग, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट. यहाँ पे हेप्ट नहीं होता, ये सेप्ट होता है. ऑक्ट एंड एन, यहाँ पे नॉन नहीं होता, ये एन होता है. तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो इसका फर्स्ट लेटर्स है उनको हम लोग एब्रीविएशन के तौर पे यूज कर सकते हैं. तो विच मेड अप द एटॉमिक नंबर एंड IUM इज एडेड एट द एंड. तो IUM इज हमेशा ऐड कर देंगे एंड में. तो